बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 और आज हम लिपिड्स टॉपिक के सिलसिले में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो आज हम डिस्कस करते हैं दैट इज रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। माय डियर स्टूडेंट, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। रेंसिडिटी ताफुन, बदबू, रेंसिड से ये लिखा है रेंसिड। रेंसिड एक टर्म है जो हम यूज करते हैं कि जब ऑयल या फैट्स इनको हम वार्म और मॉइस्ट एयर में लंबे अरसे के लिए रख छोड़ते हैं तो इनसे जो अनप्लेजेंट अडोर, जो डिसएग्रीएबल ओडोर, जो बैड या फाउल स्मेल, मैं बहुत सारी चीजें यानी जो बदबू उनसे आती है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। आपने स्टूडेंट अक्सर देखा होगा कि जो मुर्दा जानवर हैं जब उनके पास से हम गुजरते हैं ना तो हमें उनमें से बहुत ज्यादा बदबू आती है, कराहत, पास से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो उनसे वो जो बदबू आती है दैट इज द रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। एक्चुअली ना वो जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में फैट्स है और वो जो फैट है वो डेस्टोराई होती है और उसकी वजह से उसमें लोअर फैटी एसिड्स या लोअर अल्डिहाइड्स वो प्रोड्यूस होते हैं और उसकी वजह से वो अनप्लेजेंट अडोर हम महसूस करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। स्टूडेंट देखिए, इसमें फैट्स एंड ऑयल्स आर लायबल टू स्पॉइलेज, ये खराब हो जाती है एंड गिव ऑफ एन अडोर। दिस वन इज एन अनप्लेजेंट अडोर एंड दैट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। उर्दू में आप इसे ना बदबू कह सकते हैं, उर्दू में आप इसे बदबू कह सकते हैं, आप इसे ताफुन कह सकते हैं। ताफुन, वो कहते नहीं कि उससे मुर्दा जानवर से ताफुन उठ रहा है, बदबू आ रही है। माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। रेंसिडिटी की वजह क्या है? रेंसिडिटी इज मेनली काज्ड बाय द हाइड्रोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस which release foul smelling aldehyde and fatty acids। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा, या याद भी करवाने हैं और सिखाने भी हैं कि ये क्या लिखा है। मैंने क्या कहा? रेंसिडिटी की वजह क्या बता रहा हूं। रेंसिडिटी की वजह है हाइड्रोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं, यानी रेंसिडिटी की वजह दो किस्म के रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शंस के नतीजे में आपके पास फाउल स्मेलिंग एल्डिहाइड और फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं जो कि रेंसिडिटी का बायस बनते हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। मैं कहूंगा कि रेंसिडिटी इज ड्यू टू नंबर 1 हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लिंक्स या एस्टर लिंकेज प्रेजेंट इन ग्लिसराइड एंड नंबर 2 the oxidation reactions of double bonds in the acid part of the glyceride। ये दो किस्म के रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस और दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जरा गौर से सुनना। मैं पहले ना ये हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी इसकी बात करता हूं, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी इसकी बात करता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास एग्जांपल है बटर की। ये मेरे पास बटर का एक ट्राइग्लिसराइड है। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे ना तो आपके पास ये 4 कार्बन वाली चेन, ये 6 कार्बन वाली चेन और ये 8 कार्बन वाली चेन है। ये सारे ना सैचुरेटेड चेन्स है। ये जो एसिड चेन्स है ये सारी सैचुरेटेड चेन्स है। अब ना जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, अब लाइपेज कहां से आता है ये अभी मैं आपको बताता हूं। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी ना तो हमारे पास दो चीजें बनेंगी। एक आपके पास ग्लिसरॉल बनेगा और दूसरा आपके पास फैटी एसिड। अब कौन कौन से फैटी एसिड बनेंगे? ये जो 4 कार्बन वाली चेन थी, हाइड्रोलिसिस पर इट विल फॉर्म द ब्यूटारिक एसिड। ये जो 6 कार्बन वाली थी, हाइड्रोलिसिस पर इट विल फॉर्म द कैप्रोइक एसिड। और ये जो 8 वाली थी, अपॉन हाइड्रोलिसिस इट विल फॉर्म द
कैप्रिलिक एसिड। इसका मतलब है ये जो आपके पास फैटी एसिड बने, दे आर लो, दीज आर लोअर फैटी एसिड एंड दे काज द फाउल स्मेलिंग। इसकी वजह से ये बदबू होती है। अब ये जो हुआ ना, दिस वन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ, दिस वन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। और इस तरह इसमें ये बटर में से कुछ दिनों के बाद अगर आप उसको रखेंगे तो बटर में से ये फाउल स्मेलिंग, बदबू, अनप्लेजेंट अडोर आती है इन फैटी एसिड के बनने की वजह से। एक और चीज, और वो क्या है, ये ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या है। माय डियर स्टूडेंट, होता क्या है, अगर आपके पास किसी भी ग्लिसराइड में जो एसिड चेन है ये अगर अनसैचुरेट हो गया, आई मीन इसमें डबल बॉन्ड है, तो फिर क्या होता है कि पहले तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस के नतीजे में आपके पास फैटी एसिड्स बनेंगे। अब ये जो फैटी एसिड दे कंटेन द अनसैचुरेटेड चेन। अब क्या होगा, इस अनसैचुरेटेड कार्बन चेन वाले जो फैटी एसिड है इनकी ऑक्सीडेशन होगी एंड दिस वन इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के मुकाम पर ये कार्बन चेन यहां से ब्रेक होगी एंड यू विल हैव लोअर एल्डिहाइड और फैटी एसिड्स। और ये जो लोअर एल्डिहाइड ये फैटी एसिड है यही रेंसिडिटी का बायस बनते हैं। ये जो मैंने आपको दो बातें बताई है ना, एक हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी और दूसरा ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ये दोनों जो हैं ये इस पूरे जो सेंटेंस है इसके मीनिंग के बता रहे। एक और भी एग्जांपल की तरफ आए। स्टूडेंट, आपने अक्सर देखा होगा कि साहिले समंदर पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं या और जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जब मर जाते हैं तो वो साहिल समंदर पर पानी से आ जाते हैं। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर आप उनके पास से गुजरेंगे तो इंतहाई बदबू आती है। वजह क्या है, वजह ये है कि ऑयल्स फ्रॉम सी एनिमल्स विच कंटेन अ रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड्स। साफ जरा ऑयल है तो ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड एसिड इनका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, डेटेरियोरेट रैपिडली, ये तेजी से खराब होते हैं और इनका खराब होने की वजह से इनसे अनप्लेजेंट अडोर जिसे हमने रेंसिडिटी का वो प्रोड्यूस होती है। ये जो मैंने आपको समझाया ना रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ये स्टूडेंट 2 नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। आगे हम बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल का एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस। एनालिसिस के लिए मैं 3 टर्मिनोलॉजी आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज सपोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर और एसिड नंबर। स्टूडेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं कि वी रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम टॉपिक है। ये जो 3 टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ना, एग्जाम में अक्सर इनमें से एक पूछी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रेंसिडिटी वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये तीनों टर्म्स बे इंतहा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले हम देखते हैं सपोनिफिकेशन नंबर। डिमांड सिर्फ 2 चीजों की है, सपोनिफिकेशन नंबर की डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल से बता दिया जाए कि सपोनिफिकेशन नंबर से क्या मुराद है। पहले आपने डेफिनेशन, फिर मैं लफ्ज़ सपोनिफिकेशन इसको भी डिस्कस करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन आपके पास क्या है, the number of milligram of potassium hydroxide और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं इस पर ज्यादा जोर दूंगा, मिलीग्राम, ग्राम नहीं लेना। the number of milligrams of potassium hydroxide or sodium hydroxide required to sponify 1 gram of fats or oil। ये जिनको मैं हाईलाइट, यानी पहली बात, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, दिस आर अल्कली। तो अल्कलीज के नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ अल्कली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई सो फॉर्मेशन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। आपने ये जो डेफिनेशन इसको याद करना है, अच्छी तरह याद करना है। समझना कैसे वो मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूं। अच्छा, पहले तो ना ये जो टर्म स्पोनिफिकेशन क्या है, स्पोनिफिकेशन मैंने आपसे पहले भी कहा, स्पोनिफिकेशन मीन सोप फॉर्मेशन, वो प्रोसेस जिसमें साबुन बनता है, डिटर्जेंट्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। अब स्पोनिफिकेशन कैसे होती है, स्पोनिफिकेशन होती है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ
ग्लिसराइड, ग्लिसराइड से मेरी मुराद है फैट्स और ऑयल्स। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो अल्कली की मौजूदगी में आप फैट या ऑयल की हाइड्रोलिसिस करवाएं, आपके पास दो चीजें बनेगी, एक आपके पास सोप और डिटर्जेंट बनेगा और दूसरा आपके पास ग्लिसरॉल बनेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन हम इसे कहते हैं। अब ना ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इस डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल की मदद से ना, मैं स्टूडेंट क्या करूंगा, मैं ग्लिसराइल ट्राइल पामिटेट लूंगा, इसका मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, मेरे पास ये सोप बनेगा पोटाशियम पामिटेट और साथ मेरे पास ग्लिसरॉल। कैसे, जरा गौर से देखें माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट। ये गौर से देखेंगे, ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट, इसका एक मोल आपने लेना है। ये ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट, दिस वन इज अ फैट। आपको इसका मोलेकुलर मास भी आना चाहिए, ये बुनियादी बात है। आपको ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट का मोलेकुलर मास आना चाहिए, मोलेकुलर वेट आना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, आपने सबसे पहले इसका मोलेकुलर फार्मूला तो निकालेंगे, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ना, मोलेकुलर फार्मूला जब आप इसका लेंगे तो स्टूडेंट इसका मोलेकुलर फार्मूला C51H98O6 है, C51H98O6 है। और अगर आप इनसे आप इसका मोलेकुलर मास लेंगे तो स्टूडेंट इसका जो मोलेकुलर मास आपके पास आएगा दैट विल बी 807 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, द मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट इज 807 ग्राम पर मोल, आप इसको ले लें। और दूसरी चीज आपके पास क्या आएगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब जानते हैं ये जो ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट है, इसमें ये 3 एस्टर ग्रुप है, 1 1 2 3। इसका मतलब है वी नीड 3 इक्विवेलेंट ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। 1 मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट के साथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, फिर आपके पास ये रिएक्शन होगा और आपके पास ये 3 पोटाशियम पामिटेट बनेंगे, दैट इज अ सोप, और फिर आपके पास ग्लिसरॉल हासिल होगा। अब आपको ना जहां पे ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट इसका मोलेकुलर वेट आता है, वहीं आपको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उसको भी देखना पड़ेगा। कैसे, देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट है इसका जो मोलेकुलर वेट है, वेट दैट इज 807 ग्राम पर मोल, जो भी आप ले रहे हैं। और ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट, आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे KOH पोटाशियम 39 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, अगर आप इसको ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास 56 आएगा, यानी 1 ग्राम पर मोल मैं लिख देता हूं। इसका मतलब है अगर आप 1 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे वो 56 ग्राम होगा, लेकिन आपने कितना लिया है, हमने 3 लिया है, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 3, आप इसके 3 मोल का मैस लेंगे तो ये आपके पास आएगा 168 ग्राम। लेकिन ये भला है क्या, हमें यहाँ पे ग्राम नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मिलीग्राम। तो अगर आप ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है तो साफ ज़रा आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 16800, तो ये आ गया मिलीग्राम। अब ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि अगर आपके पास 807 ग्राम ये फैट या ऑयल होगा, 807, ये मैं अगर ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट ले रहा हूं तो इसको ये 807 होगा। अगर आप 807 ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट लेंगे, इसके साथ इतने मिलीग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होगा। तो देखो 801 ग्राम ऑफ फैट, यानी फैट इस केस में ये है, रिक्वायर्ड्स KOH 807 ग्राम ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट, इसको कितना KOH चाहिए, 168,000, इतने मिलीग्राम चाहिए। अब वो कहता है कि द नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम इतने मिलीग्राम तो चाहिए 807 ग्राम के लिए, वो कहता है बताएं 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए। तो बेटा जी अगर 807 ग्राम फैट के लिए इतने मिलीग्राम KOH चाहिए तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा,
वेरी सिंपल, आप इसको इस पे डिवाइड कर दें। स्टूडेंट जब आप डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 208। आपके पास ये डिवाइड करके देख लें, तो इसका मतलब है स्पॉनिफिकेशन नंबर ऑफ, मैं यहां पे लिखूंगा स्पॉनिफिकेशन नंबर ऑफ ग्लिसराइल, या ग्लिसरोल भी कह लो, ग्लिसराइल भी कह लो, जो जो मर्जी कह लो, ग्लिसराइल ट्राई पामिटेट, वो कितना है 8208। अब इसमें एक और भी बात याद रखना, मैं आपको वैसे फार्मूला बता रहा हूं। फार्मूला क्या है? स्पॉनिफिकेशन नंबर ऑफ अ फैट और ऑयल दैट इज इक्वल टू 168000 divided by m. What is m? m is the molecular weight of that fat or oil जिसका आप स्पॉनिफिकेशन नंबर जानना चाहते हैं। अच्छा, फायदा क्या है स्पॉनिफिकेशन नंबर का? स्टूडेंट, स्पॉनिफिकेशन एक तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लिसराइड, उसके लिए स्पॉनिफिकेशन नंबर का फायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि फैट या ऑयल की कितनी मिकदार के साथ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो इस फैट या ऑयल के साथ मिलकर 100 बनाए, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट वो इस तरीके से मालूम की जाती है। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव आयोडीन नंबर, स्पॉनिफिकेशन नंबर, नाउ वी हैव द आयोडीन नंबर। व्हाट इज आयोडीन नंबर? डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन, द नंबर ऑफ ग्राम, मिलीग्राम नहीं, अब द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन, ये चीज, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन which will add to 100 gram of fat or oil, 100 gram of fat or oil is called iodine number। यानी आयोडीन के द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन जो कि हम 100 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल में ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द आयोडीन नंबर। अब ना ये जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब भी याद किया करो ना तो कंपैरिजन से याद किया करो। ऊपर था नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम, मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम, यहां मिलीग्राम नहीं, ये नंबर ऑफ ग्राम है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे आयोडीन है। विच विल ऐड टू 100 ग्राम ऑफ फैट और विच विल रिक्वायर टू स्पॉनिफाई 1 ग्राम ऑफ, चीजों को ना कंपेयर करके उसका मतलब और है, इसका मतलब और है। अच्छा, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल समझाता हूं, जरा उस एग्जाम्पल को आप गौर से देखें। स्टूडेंट, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, दिस वन इज ग्लिसराइल ट्राइओलिएट, ग्लिसराइल ट्राइओलिएट, और इसमें देख लें ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है। दिस वन इज अनसैचुरेटेड एंड दिस वन इज एन ऑयल, ग्लिसराइल ट्राइओलिएट। आप इसमें ना आयोडीन को ऐड करें प्लस 3I2, जब आप ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट HgCl2, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप इसको ना पहले स्टैचियोमेट्रिकली देखें। आपको ना सबसे पहले ये ग्लिसराइल ट्राइओलिएट जो है ना, इसका मोलेकुलर वेट का पता होना चाहिए, और मोलेकुलर वेट के लिए आपको सबसे पहले आप इसका मोलेकुलर फार्मूला लें। ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है। अब इस मोलेकुलर फार्मूला की मदद से आप इसका मोलेकुलर वेट लें, एंड इट्स मोलेकुलर वेट इज 884, ये इसका मोलेकुलर वेट है। अच्छा, अब आयोडीन की बात करें। स्टूडेंट, 3I2 है, एक आयोडीन का एटॉमिक मैस जो है वो एटॉमिक मैस मोलेकुलर नहीं, एटॉमिक मैस, वो रफली 127 है, 126.9 समथिंग है, मैं रफली 127 कह रहा हूं। अब आप उस एक आयोडीन 127 है और आपके पास 3I2, 3 2 6 आयोडीन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 761.4, ये आयोडीन का आपके पास मैस आ गया, 3 मोल्स आयोडीन का ये मैस आ गया। अब ना वही टेक्निक जो हमने स्पॉनिफिकेशन नंबर में यूज की थी, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि 884 ग्राम ऑफ ऑयल, यहां हमारे पास ग्लिसराइल ट्राइओलिएट है, रिक्वायर आयोडीन, तो आयोडीन इसे चाहिए 761.4 ग्राम। और अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड आयोडीन, तो अब भला क्या करेंगे? स्टूडेंट, आप इसमें यही करेंगे ना कि आप 761.4
डिवाइडेड बाय 884 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 86। 86 है। तो द आयोडीन नंबर ऑफ ग्लिसराइल ट्राइओलिएट इज 86। ये बात है, इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आयोडीन नंबर की डेफिनेशन के बाद मैंने आपको ग्लिसराइल ट्राइओलिएट की एग्जांपल दी। अब हम ना इससे रेलेवेंट एक दो और पॉइंट्स पे देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आयोडीन नंबर में extent of ion unsaturation in a fat and oil is expressed in terms of its iodine number। यानी किसी भी फैट या ऑयल उसमें अनसैचुरेशन की हद क्या है, एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन, आई मीन उसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं, एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन, वो आप उसके आयोडीन नंबर, इसका मतलब है जितना किसी का आयोडीन नंबर ज्यादा होगा उतनी उसमें अनसैचुरेशन ज्यादा होगी, आई मीन डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या, वैल्यू ऑफ आयोडीन नंबर, इट टेल्स अस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द एसिड कंपोनेंट ऑफ ग्लिसराइड। यानी आयोडीन नंबर की वैल्यू हमें बताती है कि ग्लिसराइड के जो एसिड कंपोनेंट है उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने। ये वही बात है ना ऊपर वाली। और एक और इसी बात को ही मजीद आप जस्टिफाई करते हैं, और वो क्या है कि आयोडीन नंबर ऑफ ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट। अब ये जो ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट है ना स्टूडेंट, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट। अगर आप इसमें देखेंगे ना तो इसमें जो एसिड कंपोनेंट, आई मीन जो एसिड चेन है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि जब आप इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, आयोडीन इसमें ऐड नहीं होगी। आयोडीन ने कहां ऐड होना है, जहां पे डबल बॉन्ड होगा, और अगर डबल बॉन्ड ही नहीं तो आयोडीन ऐड नहीं होगी, और जब आयोडीन ऐड नहीं होगी तो फिर इसका आयोडीन नंबर क्या हम लेंगे, 0 लेंगे। तो इसका मतलब है ऐसे तमाम ट्राइग्लिसराइड जिसमें कार्बन चेन के अंदर, एसिड चेन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, उनका आयोडीन नंबर क्या होगा, 0 होगा। देखें, आयोडीन नंबर ऑफ ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट विद नो डबल बॉन्ड वुड बी 0। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है वो कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। स्टूडेंट, ये था हमारे पास आयोडीन नंबर। अब तीसरी जो टर्म हम पढ़ रहे हैं दैट इज एसिड नंबर। पहले आपने डेफिनेशन को देखें, फिर मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूं। स्टूडेंट, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड। मैं अक्सर आपसे कहता हूं आप चीजों को कंपैरिजन से याद किया करो, कंपेयर करके। अब आप कंपैरिजन किसका करें, आप कंपैरिजन करें एसिड नंबर का और स्पोनिफिकेशन नंबर का। दोनों का कंपैरिजन जरा देखें, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, आपने सिर्फ दोनों में वो लफ्ज याद करना है। देखो, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उधर भी क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक जैसा आ गया, नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिक्वायर्ड टू, उधर भी क्या आ गया, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, और उधर लिखा है स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट। यानी सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। स्पोनिफिकेशन में वो जो लफ्ज है वो है स्पोनिफाई, और इसमें अगर आप देखेंगे तो वो लफ्ज क्या है, वो है न्यूट्रलाइज। इसका मतलब है अगर आप स्पोनिफाई की जगह पे न्यूट्रलाइज कर दें तो फिर वो स्पोनिफिकेशन की बजाय किसकी डेफिनेशन बन गई, एसिड नंबर की डेफिनेशन। एक और भी चीज, द एसिड नंबर ऑफ अ फैट और एन एसिड ऑयल टेल्स अस द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन इट। ये है अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन इट, कि इसमें फ्री फैटी एसिड की कितनी अमाउंट, ये एसिड नंबर से पता चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, असल दोनों में बुनियादी फर्क क्या है, ये जो स्पोनिफाई और न्यूट्रलाइज का मान ही क्या है, जरा गौर से सुनना। वो जो स्पोनिफिकेशन नंबर है वो हमें बताता है कि किसी भी फैट या ऑयल को सोप में कन्वर्ट करने के लिए आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए, ये वो बता रहा होता है। या उसकी मदद से आप ना, वो जो स्पोनिफिकेशन नंबर है उसकी मदद से आप जो एसिड चेन है उसकी लेंथ को, उसको भी मालूम कर सकते हैं। ये जो एसिड नंबर है ना, ये हमें बताता है कि ये जो फैट और ऑयल जो है इसमें फ्री फैटी एसिड कितने हैं। ये फ्री फैटी एसिड कहां से आते हैं स्टूडेंट, अभी मैंने आपको ना वो रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल नहीं समझाया था। तो जब कोई फैट या ऑयल जब वो रेंसिड होती है
जब वो स्पॉइल होती है तो उसमें क्या होता है, वो फैट एंड ऑयल एक्चुअली वो तो ट्राइग्लिसराइड है, जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो दे विल कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड्स। अब वो फैटी एसिड फ्री फॉर्म में होते हैं। अब जितने फैटी एसिड ज्यादा होते जाएंगे, जितनी फ्री फैटी एसिड की मिकदार बढ़ती जाएगी, उतनी उसमें अनप्रेजेंट एडोर वो ज्यादा स्पॉइल होती जाएगी। तो ये जो एसिड नंबर है ये हमें उसमें बताता है कि इसमें फ्री फैटी एसिड कितने हैं। जितना एसिड नंबर ज्यादा होगा उतनी ये फैट या ऑयल ज्यादा खराब हो चुकी होगी, तो उसका हमें एसिड नंबर से पता चलता है। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने ना 4 चीजों को पढ़ा है। हमने रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल इसको पढ़ा है, हमने स्पॉनिफिकेशन को पढ़ा है, हमने आयोडीन नंबर को पढ़ा है, हमने एसिड नंबर को पढ़ा है। मैंने कहा है ये चारों टर्मिनोलॉजी एग्जाम में इन चारों में से एक जरूर पूछी जाती है। आपने इनको अच्छी तरह डेफिनेशन आनी चाहिए और अप्रोप्रिएट आपको एग्जाम्पल आनी चाहिए, और साथ एक दो उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आने चाहिए। अब हम ना एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, है तो लिपिड से रेलेवेंट ही लेकिन इससे हट से, एंड दैट इज स्टीरॉयड। आइए उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, स्टीरॉयड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टीरॉयड्स में हमारे पास है कि स्टीरॉयड्स आर द, पहली बात, नेचुरली अकरिंग लिपिड्स, कुदरती तौर पर, लेकिन अब तो वो सिंथेटिक स्टीरॉयड उनको भी बनाया जा रहा है। बहरहाल स्टीरॉयड के बारे में, दिस वन इज द स्टीरॉयड न्यूक्लियस, ये आपके पास है। अगर इसका मैं नाम बोलूंगा ना, ये स्टीरॉयड का न्यूक्लियस जो है, इसका नाम है परहाइड्रो साइक्लो पेंटेनो फिनेंथ्रीन कंपोनेंट। अच्छा, इसमें जरा देखें, फिनेंथ्रीन, एक ये और एक ये, 1 2 3, ये तीनों जो मैंने रिंग बनाए ये फिनेंथ्रीन को जाहिर कर रहे हैं। पेंटेनो 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला, और ये सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। तो दिस वन इज परहाइड्रो साइक्लो पेंटेनो फिनेंथ्रीन कंपोनेंट, एंड दिस वन इज स्टीरॉयड न्यूक्लियस। अब जरा स्टीरॉयड न्यूक्लियस के बारे में मैं इसकी नंबरिंग करता हूं। नंबरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट। यहां से ना ये है नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 6 7 8 9 10, ये 11 है, 12, ये 13, ये 14, 15, 16, ये 17। अगर आप देखेंगे ना तो 17 ये हो गया, इसको हम 18 कहते हैं, ये 19 आ जाता है। तो बहरहाल 17 कार्बन आपके पास हम देखेंगे। अब ये वाला जो है ना, मैं इसे कह देता हूं दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। ये जो ए बी सी 3 रिंग्स है ना, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यानी 3 आपके पास इस स्टीरॉयड न्यूक्लियस में ए बी सी 3 आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड का मतलब है कि इस रिंग के अंदर 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, 6 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड। तो 3 आपके पास ए बी सी 6 मेंबर्ड रिंग, एक आपके पास ये 5 मेंबर्ड रिंग है, और ये जो चारों रिंग्स हैं ये आपस में फ्यूज है। और अगर आप इनमें, मैंने ये जो नंबरिंग किया तो टोटल आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं, 17। तो 17 कार्बन। दिस वन इज द स्टीरॉयड न्यूक्लियस। अब अगला सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है कि वेरी स्मॉल वेरिएशन इन द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन द रिंग। रिंग के अंदर जो कार्बन एटम या दूसरे, इनके जो बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या उसमें थोड़ी बहुत चेंज, वेरिएशन, एंड इन द ग्रुप्स अटैच टू देम, या इनके साथ ये जो ग्रुप है, यहां OH ग्रुप लगा दिया, डिफरेंट ग्रुप्स, या ये R, ये चेंज होता जाता है। तो रिंग के अंदर जो एटम्स हैं उनकी बॉन्डिंग में वेरिएशन, या इनके ऊपर जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में कोई चेंज लाएं तो क्या होगा, गिव राइज टू कंपाउंड्स दैट आर रिमार्केबली डाइवर्स इन देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें जो ना बायोकेमिस्ट्री से रेलेवेंट है। मैं आपको ना कुछ बातें समझाता हूं। आप ना बात यहां से शुरू करें। ये मेरे पास स्टीरॉयड का न्यूक्लियस है। अगर आप स्टीरॉयड न्यूक्लियस में ये चेंजेस लाते हैं, नाउ इट विल बिकम द कोलेस्ट्रॉल। अब आप कोलेस्ट्रॉल में अगर ये चेंज कर दे, नाउ दिस इज अर्जोस्टेरोल। स्टूडेंट, आपने वो मेल फीमेल सेक्स हार्मोन सुना है,
This one is male sex hormone. This one is testosterone. This one is female sex hormone, progesterone. This one is हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स देखे ना, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स है। अगर आप इन सब को देखेंगे ना, इन सब को देखेंगे तो इन सब का जो बेसिक है, यानी इनका जो माई बाप है, वो स्टीरॉयड न्यूक्लियस ही है। और स्टीरॉयड न्यूक्लियस में ये स्लाइट वेरिएशन आती जाती है, उस वेरिएशन की वजह से ये हमारे, आप देखें ना, ये मेल फीमेल सेक्स हार्मोन्स दोनों का स्ट्रक्चर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल सेम, लेकिन दोनों का फंक्शन देखेंगे टोटली मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये है बायोकेमिस्ट्री। ऑल दीज आर स्टीरॉइड्स। अब ना जरा कोलेस्ट्रॉल की तरफ आते हैं। कोलेस्ट्रॉल बड़ा नाम आपने सुना है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ सेंटेंसेस। मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल। ये पहले लफ्ज ना मैं स्टीरोल आपको समझाना चाहता हूं, ये याद रखना है मैं स्टीरोल की डेफिनेशन क्या कह रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, स्टीरोल क्या है? स्टीरोल is a form of steroid. It has hydroxyl group at position carbon 3, at position of carbon 3. और दूसरी बात, its skeleton is derived from cholesterol. अगर आप इसको देखेंगे ना, this one is the structure of cholesterol. बड़े गौर से आपने देखना है। बाज़ दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाए। आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है, जरा गौर से तो देखो स्टूडेंट। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप। अच्छा, जिस पे OH ग्रुप होगा वो अल्कोहल होगा, तो ये कोलेस्ट्रॉल इज एन अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? क्या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? तो आंसर है दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है, आई मीन कार्बन नंबर 3, this carbon is further attached with 2 carbons, so this one is secondary carbon, so this one is secondary alcohol. तो मैंने अभी स्टीरोल भी कहा ना कि एस फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड जिसमें OH ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर होता है, कार्बन नंबर 3 पर। अच्छा, कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान ये डबल बॉन्ड है। और फिर इसमें अगर आप अल्काइल चेन को देखेंगे ना, दिस वन इज द अल्काइल चेन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ये OH ग्रुप की मौजूदगी है। ये OH ग्रुप जो है, दिस वन इज द फंक्शनल पार्ट। ये OH ग्रुप, दिस वन इज द पोलर पोर्शन। और ये जो R है, अल्काइल ग्रुप है, दिस वन इज द नॉन पोलर। ये है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने क्या कहा कि मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल, स्टीरोल का मतलब बता दिया, एंड अकर्स इन ऑल एनिमल टिश्यू, तमाम एनिमल टिश्यूज में, और साथ ही साथ बटा ओनली इन फ्यू हायर प्लांट्स। अगली बात कोलेस्ट्रॉल के बारे में, प्रेजेंट इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज एस्टेरॉइड फॉर्म इन ब्लड, एनिमल टिश्यूज, एग यॉक, ऑयल्स, फैट्स एंड मेनी मोर। नर्व टिश्यूज उसमें भी मौजूद है। तो मैंने क्या कहा कि ये मौजूद है फ्री स्टेट में भी, बॉडी के अंदर फ्री स्टेट में भी है, और एस्टर की फॉर्म में भी है। मैंने कहा ना कि इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, वो OH ग्रुप ये अल्कोहल है, और अल्कोहल जब किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो एस्टर लिंक बनाएगा, और उस एस्टर लिंकेज की फॉर्म में, एस्टरडाइड फॉर्म में भी ये ब्लड के अंदर, एनिमल टिश्यूज के अंदर वगैरह वगैरह। एक खतरनाक बात वो क्या कि इंक्रीज क्वांटिटी इन ब्लड, अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाए, इट विल डिपॉजिट प्लाक लाइक डिपॉजिट इन आर्टरीज। तो आर्टरीज में ये प्लाक उसकी तरह ये डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज। आप देख सकते हैं ना कि ये है नॉर्मल आर्टरी जिसमें ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो जो इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल है ना, वो इन आर्टरीज के अंदर आहिस्ते से डिपॉजिट, जिसकी वजह से इसका जो बोर है, जो सुराख है, वो तंग होता जाएगा, और यूं ब्लड प्रेशर जो है, और अल्टीमेटली ये हार्ट डिजीज की तरफ इवेंचुअली इट काजेस द डेथ। इसलिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। स्टूडेंट, दूसरा स्टीरॉइड जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अर्जोस्टेरोल। अर्जोस्टेरोल, दो बातें, दिस वन इज स्टीरोल ऑफ फंजाई एंड यीस्ट। ये स्टीरोल जो फंजाई में मौजूद है, जो स्टीरोल के मानी बता चुका हूं, जिसमें कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप हो
और जिसका स्ट्रक्चर जो है वो हम कोलेस्टेन से डिराइव करते हैं। तो स्टीरोल ऑफ फंजाई एंड यीस्ट और व्हेन इरिडिएटेड विद अल्ट्रावायलेट रेज इट इज कन्वर्टेड इनटू अर्जोकैल्सिफेरॉल और विटामिन D2। ये याद रखना, ये वाली जो बात है ना आखिरी लिखी हुई कि जब आप इसको अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर थ्रो करते हैं तो ये जो अर्जोस्टिरोल है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये विटामिन D2 में कन्वर्ट। और ये जो विटामिन D2 इट इज आल्सो कॉल्ड अर्जोकैल्सिफेरॉल। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज अर्जोस्टिरोल। ये अर्जोस्टिरोल है, इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी मच क्लोज टू दैट ऑफ कोलेस्टेरॉल, उससे बड़ा मिलता जुलता स्ट्रक्चर। कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड देखने कहाँ मौजूद है, इसमें R ग्रुप को भी गौर से देख लें। दिस वन इज द अर्जोस्टिरोल। जब आप इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज थ्रो करते हैं तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। व्हाट इज दिस? दिस वन इज विटामिन D2, अर्जोकैल्सिफेरॉल है इसका। तो दिस वन इज द अर्जोस्टिरोल, इट इज प्रेजेंट इन फंजाई एंड यीस्ट। ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट एक और चीज भी है, वो यहां पे आप देख लें, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। मैं फॉस्फोलिपिड के बारे में एक दो बातें आपके साथ करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। दिस वन इज ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोल। अब होता क्या है, ग्लिसरॉल में ये जो ये आपके पास जो दो OH ग्रुप है, ये एसिड के साथ, फैटी एसिड के साथ मिलकर ये एस्टर लिंकेज बनाते हैं और ये जो एक OH बढ़ जाता है ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ लिंक होता है। इस तरह आपके पास ये एक फॉस्फोलिपिड बनता है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड बनाना, इसका ये वाला हिस्सा जो है, दिस वन इज पोलर, और ये इसकी जो टेल्स हैं दीज आर नॉन पोलर्स। तो इट हैज अ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल्स। कहां नजर आता है? सेल मेम्ब्रेन में देखो ना, सेल मेम्ब्रेन में आपके पास ये फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर्स होती है और इनके अरेंजमेंट इस तरह होती है। दीज फॉस्फोलिपिड्स दे आर आल्सो द स्टीरॉयड। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने लिपिड्स के बारे में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और फिर हमने स्टीरॉयड इनको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।